सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं द कैप्टिव के बारे में। ये कहानी है एक पिता की जिसकी बेटी गायब हो जाती है। उसके बाद वो अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है अपनी बच्ची को ढूंढने में। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने एक घर का दृश्य आता है। घर के अंदर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है मीका। मीका अभी घर से बाहर देख रहा है। थोड़ी देर के बाद वो अपनी बाईं तरफ मुड़ता है, तब उसकी नजर पड़ती है यहाँ के टेलीविजन पे, जिसपे जापानीज काबुकी ओपेरा चल रहा है। थोड़ी देर तक वो ओपेरा की परफॉर्मेंस देखता है और आने लगता है घर के बेसमेंट। यहाँ पर हमें दो स्क्रीन्स नजर आते हैं जिसपे सीसीटीवी की फुटेजेस चल रही हैं। फिर वो दीवारों की तरफ देखने लगता है। तुरंत ही हमें पता लगता है कि इस दीवार के पीछे एक दरवाजा है, जिस दरवाजे को मीका कोड से खोलता है और चला जाता है अंदर हम एक लड़की को देखते हैं जो पियानो बजा रही है। वो मीका को देखती है और अपनी बाईं तरफ वाली स्क्रीन पे देखने लगती है। अब यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में और हमारे सामने आता है 1 साल पहले का दृश्य। हम रेस्टोरेंट में एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है टीना। टीना इस लड़की की माँ है। इस लड़की का नाम है कैसेंड्रा। टीना आकर के एक औरत के सामने बैठती है। उसने आंखों पे चश्मा लगा करके रखा है ताकि किसी को भी पता न लगे कि वो कितनी ज्यादा दुखी है। वो यहाँ पर बैठी औरत को कहती है कि वो मैथ्यू और कैसेंड्रा से कितना ज्यादा प्यार करती है। थोड़ी देर के बाद हम मैथ्यू को देखते हैं जो एक प्लेग्राउंड में होता है और देख रहा होता है एक लड़के को, क्योंकि उसकी बेटी भी इसी उम्र की थी, यानी कैसेंड्रा। जैसे ही वो प्लेग्राउंड से बाहर आता है उसे टीना का कॉल आता है। टीना उसे कहती है कि डिटेक्टिव्स तुमसे बात करना चाहते हैं। टीना एक होटल में क्लीनर का काम करती है। वो मैथ्यू को बताती है कि मुझे यहाँ पर एक कंघी मिली है, एकदम वैसी जैसी कैसेंड्रा यूज किया करती थी, मगर मैथ्यू इन बातों पर ध्यान नहीं देता। तभी हम मीका को देखते हैं जिसने सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है उसी होटल में जहाँ पर टीना काम करती है और वो पल पल इन पर नजर रखता है। कहानी आ जाती है वर्तमान समय में और समय ऐसे ही बीतने लगता है। अब समय आ चुका है 2013 का। हम विंस नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसकी मुलाकात होती है एक डिटेक्टिव से जिसका नाम है जेफरी। जेफरी को देखने के बाद विंस सरप्राइज हो जाता है और कहता है कि तुम मेरे पास क्यों आए हो? मैंने पहले ही एक डिटेक्टिव को अपना पूरा स्टेटमेंट दे दिया है। जेफरी कहता है कि मैं यहाँ पर निकोल के बारे में बात करने आया हूँ। निकोल भी एक डिटेक्टिव थी और वो दोस्त थी तुम्हारी पत्नी की। थोड़े समय के पहले निकोल भी गायब हो गई। अब यहाँ पर हमें पता लगता है कि जेफरी प्यार करता था निकोल से। निकोल वही औरत है जिसे हमने टीना को रेस्टोरेंट में बात करते हुए देखा था। अब हमें उनकी पूरी बात सुनने को मिलती है और यहाँ पर पता लगता है कि टीना और मैथ्यू दोनों अलग हो चुके हैं और वो एक साथ नहीं है। टीना बहुत मिस करती है मैथ्यू को। वो बार बार मैथ्यू से बात करने की कोशिश करती है मगर मैथ्यू उससे बात नहीं करता। उसे लगता है कि कैसेंड्रा उसी की वजह से गायब हुई है। वो अपने आप को ब्लेम करते रहता है और टीना को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। यहाँ पर हमें निकोल और जेफरी की भी कहानी देखने को मिलती है कि ये लोग 2005 में एक दूसरे से मिले थे। इनका पूरा डिपार्टमेंट काम कर रहा था बच्चों के ऊपर कि बच्चों के साथ कुछ भी गलत ना हो। वहीं दूसरी तरफ हम कैसेंड्रा को देखते हैं एल्बर्ट नाम के लड़के के साथ। ये लोग स्केटिंग कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ हम मैथ्यू और टीना को देखते हैं जो इन दोनों बच्चों को देख रहे हैं। थोड़ी देर के बाद टीना चली जाती है काम पे। तब एल्बर्ट और कैसेंड्रा बाहर आते हैं। कैसेंड्रा एल्बर्ट से कहती है कि मुझसे वादा करो कि मेरे बिना तुम कभी भी स्केटिंग करने नहीं आओगे। तुम्हारी स्केटिंग पार्टनर हमेशा मैं ही रहूंगी। और एल्बर्ट भी उससे वादा करता है। तब कैसेंड्रा आकर के बैठ जाती है कार में। मैथ्यू उसे लेकर के जा रहा है। रास्ते में ये दोनों बहुत मजाक करते रहते हैं। थोड़ी देर के बाद मैथ्यू गाड़ी रोकता है और कहता है कि मैं अंदर केक लेने जा रहा हूँ, तब तक तुम गाड़ी में ही रहो। कैसेंड्रा अंदर लेट जाती है। जैसे ही मैथ्यू थोड़ी देर के बाद आता है गाड़ी के अंदर, वो देखता है कि कैसेंड्रा गायब हो चुकी है। वो हर तरफ उसे ढूंढने लगता है मगर कैसेंड्रा उसे कहीं भी नहीं मिलती। अब उसकी परेशानियां बढ़ती जा रही है। अब दोबारा कहानी चली आती है वर्तमान समय में। हम कैसेंड्रा को देखते हैं जो स्क्रीन पर अपनी माँ को देख रही है सफाई करते हुए। तभी यहाँ पर मीका आता है और कहता है कि तुम अपने पेरेंट्स को मिस करती हो? कैसेंड्रा कहती है कि हाँ। तब मीका कहता है कि तुम अपने पिता से थोड़ी देर के लिए मिल सकती हो मगर वो तुम्हें पहचानेगा नहीं, क्योंकि कई सालों का वक्त बीत चुका है। तुम अब जवान हो चुकी हो। तुम बिल्कुल भी बच्ची नहीं रही। तुम उससे बात भी कर पाओगे। कैसेंड्रा को ये बातें समझ में नहीं आती कि मीका ऐसा क्यों कर रहा है। वो जानता है कि अगर कैसेंड्रा बाहर गई तो वो कभी वापस नहीं आएगी। वो सीधा पुलिस वालों के पास जा सकती है। हालांकि कैसेंड्रा को ये बात पता नहीं कि अभी वो कहाँ पर है और जिस आदमी ने उसे बंधक बना करके रखा है उसका नाम क्या है। तब मीका उसे कहता है कि अगर तुमने बाहर जाने के बाद कुछ भी गलत किया तब तुम्हें पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे माता पिता को मार दूंगा और तुम्हारी जिंदगी बद से बदतर हो जाएगी। इन बातों को सुनने के बाद कैसेंड्रा कहती है कि आखिर तुमने मुझे बंधक बना करके क्यों रखा है? अब तो मैं छोटी बच्ची भी नहीं हूँ जिसके साथ तुम खेल सको। अब मैं बड़ी हो गई। मुझे पता है कि मेरे में तुम्हें अब कोई भी रुचि नहीं है। तुम मुझे मार करके मेरी जिंदगी खत्म क्यों नहीं कर देते? मुझे कब तक ऐसे पालते रहोगे? लेकिन मीका को भी ये बात पता नहीं कि वो कैसेंड्रा से अटैच हो चुका है। अब वो चाह के भी उसे मार नहीं सकता। अब कहानी फिर से जाती है फ्लैशबैक में। हम मैथ्यू को देखते हैं जो कैसेंड्रा के गायब होने के बाद सीधा पहुंचता है जेफरी के पास। तब जेफरी और निकोल उसे सवाल जवाब करने लगते हैं। वो एक के बाद एक ऐसे सवाल पूछते हैं जिन सवालों को सुनने के बाद मैथ्यू पागल होने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि वही दोषी है। ये लोग ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जैसे उन्हें पहले से पता है कि मैथ्यू ने ही अपनी बच्ची को गायब किया है। अब वो बहुत ही ज्यादा परेशान है। इनके सवालों का जवाब भी नहीं देना चाहता। तभी कहानी चली आती है वर्तमान समय में और
और हम मीका को देखते हैं सीसीटीवी फुटेजेस को देखते हुए। वो अभी लाइव देख रहा है टीना को। टीना जब होटल रूम की सफाई कर रही होती है तभी उसे एक ट्रॉफी दिखाई पड़ती है जो स्केटिंग वाली ट्रॉफी है। ट्रॉफी को देखने के बाद उसे याद आता है कि जब कैसेंड्रा इनके साथ थी तब कैसेंड्रा और एल्बर्ट ने भी ऐसी ही ट्रॉफी जीती थी। उन चीजों को याद करने के बाद अब टीना रो रही है। दूसरी तरफ कैसेंड्रा ने भी इस दृश्य को देखा है। वो सारी बातें बता रही है मीका को कि आखिर उस टाइम में हुआ क्या था, उन लोगों ने कैसे इस ट्रॉफी को जीता था। और अब कहानी दोबारा जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ पर हम देखते हैं टीना को। उसे पहली बार पता लगा है कि उसकी बच्ची गायब हो चुकी है। वो रोते हुए आने लगती है पुलिस स्टेशन के अंदर। उसकी हालत इतनी खराब है कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रही है। चलने के लिए उसे एक ऑफिसर का सहारा लेना पड़ रहा है। तभी मैथ्यू की नजर पड़ती है टीना पे। वो उसके सामने जाकर के उसे रोकने की कोशिश करता है और समझाता है कि जो कुछ भी हुआ उसे बिल्कुल भी पता नहीं लगा कि ये कैसे हो गया और उसकी बच्ची कैसे गायब हो गई। टीना उसे पीटना शुरू कर देती है। बहुत देर तक वो उसे मारती है। अंत में मैथ्यू उसे गले से लगा करके शांत करता है। तभी हम निकोल को देखते हैं जो टीना को लेकर के अंदर जाने लगती है इंट्रोगेशन के लिए। तभी बाहर जेफरी आता है और मैथ्यू को कहता है कि मैंने तुम्हारे बैंक स्टेटमेंट देखे हैं, तुम्हारे बैंक में एक फूटी कौड़ी तक नहीं है, घर चलाने के लिए भी तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, इसीलिए तुमने अपनी बच्ची को बेचा है उन जानवरों को जिन्हें छोटी बच्चियां पसंद है। तुम एक बाप के नाम पर कलंक हो। इन बातों को सुनने के बाद मैथ्यू भड़क जाता है और मारने के लिए दौड़ता है जेफरी को, मगर जेफरी ज्यादा ताकतवर है। वो मैथ्यू को उठाकर पटक देता है जमीन पे। थोड़े समय के बाद निकोल मिलती है टीना से और उससे पूछने लगती है कि आखिर उस दिन मैथ्यू ऐसी हरकतें क्यों कर रहा था। टीना उसे पूरी बात समझाती है और कहती है कि मैथ्यू एक बहुत ही अच्छा इंसान है। वो हमारी बच्ची से बहुत प्यार करता था। चाहे कुछ भी हो जाए वो हमारी बच्ची के साथ गलत नहीं कर सकता। वो बस अपनी बच्ची के गायब होने से परेशान था, इसलिए शायद उसने ऐसी हरकतें की। मैं जानती हूँ कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। आप लोगों को उसका पीछा छोड़ देना चाहिए। इतना कहने के बाद टीना यहाँ से चली जाती है और कहानी दोबारा आती है वर्तमान समय। हम टीना को देखते हैं होटल रूम में काम करते हुए। तब उसे एक दांत मिलता है। दांत देखने के बाद उसे याद आता है कि जब कैसेंड्रा के दूध के दांत टूटे थे तब उसने भी उस दांत को वैसे ही पैक करके रखा था। इस चीज को देखने के बाद टीना दोबारा रो रही है और उन फुटेजेस को मीका देख रहा है, उसके साथ साथ कैसेंड्रा भी। फिर वो माइक पर मीका को पूरी कहानी सुनाने लगती है। जिस दिन उसका दांत टूटा था, आखिर उस दिन क्या हुआ था, वो कितनी ज्यादा परेशान थी और उसके माता पिता उसे कैसे संभाल रहे थे। उन पलों को याद करने के बाद कैसेंड्रा मुस्कुराने लगती है और उस दिन के बारे में बताती है जिस दिन उसने आखिरी बार बात की थी मैथ्यू से। तब कहानी दोबारा जाती है फ्लैशबैक में। हम टीना को देखते हैं जो आकर के मिलती है निकोल से और पूरी कहानी बताने लगती है कि आखिर उसने मैथ्यू को क्यों छोड़ा। जब कैसेंड्रा गायब हुई उसके बाद भी ये दोनों एक साथ रह रहे थे, मगर टीना जब भी शक्ल देखती थी मैथ्यू की उसे अपनी बच्ची याद आती थी और ये बात याद आती थी कि मैथ्यू के कारण वो गायब हुई है। तब इनके बीच झगड़ा होने लगता था और ये सिलसिला बहुत दिनों तक चला। अंत में टीना ने हार मान लिया कि वो इन सारी चीजों से दूर चली जाएगी। इन बातों को सुनने के बाद निकोल टीना को लेकर के जाती है दूसरे कमरे में जहाँ पर जेफरी काम कर रहा है लैपटॉप पे। थोड़ी देर तक ये दोनों उसे देखते हैं। तब जेफरी उठ के खड़ा होता है और निकोल बताने लगती है कि हमें ऑनलाइन कुछ लोगों के बारे में पता लगा है जो बच्चों को खरीदने और बेचने का धंधा करते हैं। जेफरी बताता है कि एक लड़की का हुलिया हमें पता लगा है जो मुझे लगता है कि कैसेंड्रा की तरह दिखती है। उसके लगभग सारे डिटेल्स हमारे पास आ चुके हैं। क्या तुम इस चीज की पुष्टि कर सकती हो? टीना कहती है कि हाँ। वो स्क्रीन पे देखने लगती है। ज्यादातर चीजों को देखने के बाद वो कहती है कि शायद कैसेंड्रा ही है। टीना बहुत खुश है कि उसकी बच्ची अभी भी जिंदा है। वो तुरंत कॉल करती है मैथ्यू को और बताती है इस खबर के बारे में, लेकिन टीना इस बात को लेकर के दुखी है कि पुलिस वालों का मानना है कि कैसेंड्रा भी अब गलत काम कर रही है। अब उसने शुरू कर दिया है बच्चों को उठाना और बच्चों को बेचना। धीरे धीरे इन दोनों के बीच दोबारा झगड़ा होने लगता है। मैथ्यू कहता है कि मेरी बच्ची ऐसा नहीं कर सकती। तब टीना फिर से उसे कोसने लगती है और कहती है कि तुम्हारी गलती है कि हमारी बच्ची गायब हुई थी। बहुत देर तक ये लोग लड़ते रहते हैं। लड़ने के बाद टीना वापस चली आती है काम पे। तब उसे छोटा सा पियानो नजर आता है जिसे देखने के बाद वो दोबारा रोने लगती है याद करके कैसेंड्रा को। और दूसरी तरफ मीका इस दृश्य को देख रहा है। यहाँ पर हमें एहसास होता है कि मीका ये जानबूझ के करता है। कैसेंड्रा से जुड़ी चीजों को वो ला करके रखता है होटल के कमरे में ताकि टीना इसे देखे और देखने के बाद डिप्रेस हो जाए। वो बार बार यही कर रहा है और कई सालों से टीना डिप्रेस होती चली जा रही है। दूसरी तरफ हम जेफरी और निकोल को देखते हैं जो अभी भी काम पे लगे हैं। उन्हें विली नाम के एक आदमी के बारे में पता लगा है जिसे छोटी बच्चियों में रुचि है। ये लोग निकोल के फोटो को एडिट करने लगते हैं ताकि वो एक बच्ची की तरह दिखे और डाल देते हैं इंटरनेट पे। निकोल का नाम इन लोगों ने निकी रखा है। निकी चैट करना शुरू कर देती है विली से। ये दोनों प्लानिंग करते हैं कैफे में मिलने के लिए। निकोल कैफे में जाती है और अपने चेहरे को ढक करके बैठ जाती है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर विली आ चुका है, मगर वो जैसे ही कैफे के अंदर जाकर के निकोल की शक्ल देखता है वो समझ जाता है कि निकोल बच्ची नहीं है। वो भागने लगता है कैफे से बाहर, लेकिन सारे पुलिस वाले बाहर ही हैं। वो पकड़ लेते हैं विली को और इंट्रोगेट करना शुरू कर देते हैं। उन्हें बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं विली से कि इनका एक पूरा नेटवर्क है जो बच्चियों को ऐसे ही गायब करते हैं। हर जगह इस न्यूज को दिखाया जा रहा है। इन लोगों ने निकोल का इंटरव्यू भी लिया है। उसका इंटरव्यू टीवी पे आ रहा है। सारे लोग निकोल और जेफरी की तारीफ कर रहे हैं। जैसे ही ये खबर मीका तक पहुंचती है वो जेल में जाता है
विली से मिलने के लिए और उसे कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है कि तुमने किसी और का नाम नहीं लिया। तुम हमारे नेटवर्क को ऐसे ही सुरक्षित रखो, हम तुम्हारी मदद करेंगे जेल से बाहर निकलने में, और मैं तुमसे वादा करता हूँ उस निकोल को मैं जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा जिसने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। लेकिन अगर तुमने एक बार भी अपना मुंह खोला तब तुम्हारे साथ साथ मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार दूंगा। किसी को कुछ भी पता नहीं लगना चाहिए मेरे बारे में। इन बातों को सुनने के बाद विली भी डर जाता है और वादा करता है कि वो कभी भी उसका नाम नहीं लेगा। दूसरी तरफ हम जेफरी को देखते हैं जो अभी भी काम पर लगा हुआ है। इस बार वो अपनी भतीजी को लेकर के आता है और इंटरनेट पर उसकी एक प्रोफाइल बनाता है। तब उसकी भतीजी वीडियो कॉल करती है कैसेंड्रा को। अब कैसेंड्रा ये काम करने लगी है छोटी बच्चियों को फंसाने का। वो बात कर रही होती है उस बच्ची से और दूसरी तरफ मीका इन सारी चीजों को देख रहा है और जेफरी सारी चीजों को नोट कर रहा है कि एक और मीटिंग होगी और इस बार वो पकड़ लेगा मीका को। तभी यहाँ पर निकोल आ जाती है। जब उसे पता लगता है कि जेफरी अपनी भतीजी का इस्तेमाल कर रहा है, वो गुस्से में आग बबूला होकर के चली जाती है वीडियो कॉल पे। तब मीका और कैसेंड्रा देख लेते हैं निकोल को। निकोल कॉल को कट कर देती है मगर उसे इस बात का एहसास नहीं है कि वेबकैम अभी भी चालू है। ये लोग जितनी भी बातें कर रहे हैं उन्हें कैसेंड्रा और मीका सुन सकते हैं। निकोल बहुत ही ज्यादा गुस्से में है जेफरी पर। वो कहती है कि तुमने ये क्या किया, तुम्हें अपनी भतीजी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। इनका झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि निकोल कहती है कि आज की पार्टी में मैं अकेला जाना चाहती हूँ। इतना कहने के बाद वो चली आती है पार्टी में। अब मीका को ये सारी बातें पता है कि निकोल कहाँ पर पार्टी में जा रही है। पार्टी में जाने के बाद निकोल की मुलाकात होती है विंस की पत्नी के साथ। ये लोग जब बात कर रहे होते हैं तभी मीका भी यहाँ पर आ जाता है। वो विंस की पत्नी का दोस्त है। बहुत देर तक ये लोग बातें करते हैं। निकोल जैसे ही भाषण देने के लिए स्टेज पे जाती है, एक महिला आकर के उसके ड्रिंक में नशीली दवाइयाँ मिला के चली जाती है। निकोल को इस बारे में भनक तक नहीं लगती। थोड़ी देर के बाद जैसे ही वो नीचे आकर के उस ड्रिंक को पीती है, धीरे धीरे उसका विजन ब्लर होने लगता है। तब दोबारा वही महिला आती है और लेकर के चली जाती है उसे पार्टी से बाहर। तब से निकोल भी गायब है और किसी को पता नहीं कि निकोल आखिर कहाँ गई। थोड़े समय के बाद हम देखते हैं मैथ्यू को जो प्लांट्स की डिलीवरी देने जाता है, मगर रास्ते में ही तूफान शुरू हो जाता है बर्फों का। तब एक आदमी उसे कहता है कि तुम्हें बगल वाले होटल में रुक जाना चाहिए, तूफान थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाएगा, तब तुम चले जाना। मैथ्यू ऐसा ही करता है और वो रहने लगता है कमरे में। मगर कुछ घंटों के बाद वो जैसे ही बाहर आता है, देखता है कि उसके सारे के सारे प्लांट्स गायब हो चुके हैं। नजर घुमाने के बाद वो देखता है कि किसी ने उसके प्लांट्स को रोड के किनारे रखा है। मैथ्यू समझ जाता है कि कोई चाहता है कि मैथ्यू उन प्लांट्स का पीछा करे। वो पीछा करने लगता है प्लांट्स का। थोड़ी देर के बाद वो देखता है कि कैसेंड्रा उसके सामने ही खड़ी है। वो उसे गले लगा लेता है। दोनों रोने लगते हैं मगर ये लोग एक दूसरे से कुछ कहते उससे पहले मीका गोली चलाता है। इस गोली से मैथ्यू मरेगा नहीं बल्कि बेहोश होगा। वो बेहोश होकर के गिर जाता है जमीन पे। जैसे उसे होश आता है वो निश्चय करता है कि वो किसी को भी इस बारे में नहीं बताएगा। दूसरी तरफ जेफरी बहुत ही ज्यादा परेशान है। वो पहुंचता है विंस की पत्नी डयान के पास और उससे पूछने लगता है कि आखिर निकोल उस दिन किससे बात कर रही थी। डयान बताती है कि उस दिन एक औरत आई हुई थी जिसे कोई भी नहीं जानता और वो आकर के उस सीट पे बैठी जहाँ पर तुम बैठने वाले थे। उसके बाद से उस औरत को दोबारा किसी ने नहीं देखा और ना ही निकोल को। इन बातों को सुनने के बाद अब जेफरी को अफसोस होने लगता है कि अगर उस दिन वो पार्टी में गया होता तब निकोल आज भी उसके पास होती। दूसरी तरफ हम देखते हैं निकोल को जिसे मीका ने बंधक बना करके रखा है एक वैन में और वो माइक से उससे बातें करता है और काबुकी ओपरा भी सुनाता है। अब कहानी दोबारा जाती है फ्लैशबैक में और हम टीना को देखते हैं। टीना अपने होटल रूम से बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही है। वो इस बारे में बताती है निकोल को। तब निकोल अपनी पूरी टीम को लेकर के पहुंच जाती है होटल रूम में। जब वो चारों तरफ देखती है तब उसे पता लगता है यहाँ के कैमरे के बारे में। तब इस बात की पुष्टि हो जाती है कि कोई जानबूझ के टीना को परेशान कर रहा था और जानबूझ के इन सारी चीजों को रख रहा था ताकि टीना को कैसेंड्रा की याद आए और वो दिन प्रतिदिन डिप्रेस होने लगे। निकोल तुरंत जा करके बात करती है अपने सीनियर से और सबको बताती है इस बारे में और कहती है कि अगर हमने इस पे इन्वेस्टिगेशन किया तब कहीं हमें पता लग जाए कि इस कैमरे का कनेक्शन आखिर किसके पास है और कौन मॉनिटर कर रहा था टीना को। ये लोग तुरंत बात करते हैं इस बारे में मैथ्यू से और उसे पूरी बात बताते हैं कि कोई टीना के साथ क्या कर रहा था। जब निकोल और जेफरी मैथ्यू के पास पहुंचते हैं और उसे पूरी बात बताते हैं तो मैथ्यू भड़क जाता है और कहता है कि पूरे समय तुम लोगों को इसी बारे में शोध करनी चाहिए थी, ना कि मेरे ऊपर नजर रखना चाहिए था। हर बार तुम लोगों ने मेरे ऊपर ही शक किया। अगर शुरू से तुम लोगों ने बाहर देखा होता तो अब तक मेरी बच्ची मिल गई होती। मगर इन बातों को सुनने के बाद भी जेफरी का मन नहीं भरता। वो बाहर आकर के तस्वीरें लेने लगता है मैथ्यू के ट्रक की, जिस चीज को देखने के बाद मैथ्यू बहुत ही ज्यादा भड़क जाता है और एक दमदार पंच मारता है जेफरी को। तब जेफरी गिर जाता है जमीन पे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कैसेंड्रा को जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है क्योंकि अब वो अपनी माँ को देख नहीं पा रहे। जब से पुलिस वालों को पता लगा है उस कैमरे के बारे में, उन लोगों ने सबसे पहले उस कैमरे को ही बंद किया है। कैसेंड्रा कहती है कि अब मैं तुम्हें कहानियां नहीं सुनाऊंगी, कम से कम कोई मुझे ऐसा चाहिए जो मेरी माँ के करीब था या मेरे करीब था। तब मीका इस बारे में सोचने लगता है और वो कांटेक्ट करता है विकी नाम की औरत से। ये वही औरत है जिसने निकोल को किडनैप किया था। वो विकी को भेज देता है एल्बर्ट के पास जो अभी भी स्केटिंग करता है। विकी एल्बर्ट के पास आती है और उससे पूछने लगती है कि आखिर वो कितना पसंद करता था कैसेंड्रा को और एक साथ जब ये दोनों थे तब उसका अनुभव क्या
गया था। जब वो इन सारे सवालों को पूछ रही होती है तभी मैथ्यू देख लेता है विकी को और उसे शक होता है विकी पे। तब वो उसका पीछा करता है। थोड़ी देर के बाद विकी आती है एक रेस्टोरेंट के अंदर। तब मैथ्यू कॉल करता है सीधा जेफरी को और उसे बताता है कि मुझे किडनैपर्स मिल चुके हैं। बाहर ये गाड़ी खड़ी है। मैं जिस फोन से बात कर रहा हूँ मैं इस फोन को उनकी कार में रख रहा हूँ जिससे तुम उन्हें ट्रैक कर पाओगे। इतना कहने के बाद वो आता है अंदर और अपनी बेटी की मिसिंग पोस्टर को दिखाता है मीका को। ये लोग समझ जाते हैं कि मामला खराब होने वाला है। तुरंत इस रेस्टोरेंट का मालिक आता है और वो हमला कर देता है मैथ्यू पे। तब विकी और मीका भागना शुरू कर देते हैं। मैथ्यू अब अपनी गाड़ी से उनका पीछा कर रहा है। वो लोग भागते जाते हैं और ये पीछा करते रहता है। थोड़ी देर के बाद मैथ्यू को एहसास होता है कि उसकी गाड़ी खराब होने वाली है। तभी यहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। जिस फोन को मैथ्यू ने उनके गाड़ी में रखा था उसका जीपीएस अभी भी काम कर रहा है। मीका भाग करके पहुंच जाता है अपने घर पे, मगर पुलिस वालों के पास अभी एड्रेस है। वो आ जाते हैं इस घर के आसपास। मीका सबसे पहले पकड़ता है कैसेंड्रा को यहाँ से लेकर के भागने के लिए, लेकिन वो देखता है कि पुलिस वालों ने उसे चारों तरफ से घेर रखा है। तब कैसेंड्रा चिल्लाने लगती है। मीका उसका मुंह दबाता है और लेकर के जाने लगता है पीछे के रास्ते से, मगर जेफरी ने कैसेंड्रा की आवाज को सुन लिया है। वो नीचे आकर के बंदूक तान देता है मीका पे। तभी विकी आकर के गोली चलाती है जेफरी पे। जेफरी गिर जाता है नीचे। तभी जेफरी का पार्टनर गोली मार देता है उस लड़की को और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। तब मीका आकर के उस आदमी को गोली मारता है, मगर जेफरी अभी भी जिंदा है। वो गोली उसके आर्मर पर लगी है। वो गोली मारता है मीका को। मीका गिर चुका है जमीन पे। उसके पास जेफरी जाता है और कहता है कि मुझे बताओ निकोल कहाँ पे है, मगर वो कुछ बताता उससे पहले मीका की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ लोगों को अब कैसेंड्रा मिल चुकी है। कैसेंड्रा आजाद होने के बाद बहुत खुश है। पुलिस वाले इस पूरे घर की तलाशी ले रहे हैं। जैसे ही वो लोग गैराज के अंदर जाते हैं उन्हें एक वैन नजर आती है। वैन के अंदर निकोल अभी भी जिंदा है। वो लोग उसे भी छुड़ा लेते हैं। लगभग अब सारे लोग मिल चुके हैं और सब आजाद हो चुके हैं। सबसे ज्यादा खुश है कैसेंड्रा। जैसे ही वो घर पे पहुंचती है अगले दिन वो जाती है स्केटिंग के लिए एल्बर्ट के साथ और हम उसके चेहरे पर मुस्कान को देख पाते हैं। उसे महसूस हो पा रहा है कि ये उसकी दूसरी जिंदगी है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।